नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपेयर बहुत ही शिद्दत से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी जो है आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मोटा मोटी जो टाइम बचा हुआ है वो 80 दिन बचा हुआ है और 80 दिनों में तैयारी को कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे कि 80 दिनों में कैसे तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और अब जो समय है, अब वो समय नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, अब वो समय आ गया है कि हमें क्या छोड़ना है और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हम आपको बताएंगे उस चीज़ों के बारे में। आप फिलहाल आज हमारे साथ जुड़ करके ये जो फिजिक्स का 30 PYQ लाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप हमारे साथ में जुड़ करके इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बाकी आने वाला सेशन में जो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है और तरीका क्या अपनाना है, क्या स्ट्रेटेजी लगाना है अच्छे अंक प्राप्त करने का। देखिए, आज समय क्या है, बच्चों में एक तरह से वो पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से आप दूर मत जाइए, क्योंकि पढ़ाई जो है जिंदगी का मतलब एक जरिया बन चुका है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तब पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपका ये पहला स्टेप है। तो देखिए, अपने एग्जाम को और बहुत अच्छे से एकदम तैयारी कीजिए। हमारे साथ जुड़ करके हम डेली क्लास में लाएंगे, जिस टाइप का आप बोलेंगे, जिस सब्जेक्ट का बोलेंगे उस सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन लाएंगे और हम जो अपने मन से लाएंगे वो चैप्टर बाय चैप्टर और क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछने की पूरी संभावना है, हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम आज चलते हैं इन क्वेश्चन के तरफ, जो हम 30 क्वेश्चन जो है लाए हैं फिजिक्स के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल का नाम है टेक एनसीईआरटी। ये टेक एनसीईआरटी पर क्लास 12th और क्लास जो है 10th, ये दोनों ही सब्जेक्ट का जो है बहुत अच्छा से हम रिवाइज चीज़ों को कराएंगे और एनालिसिस कराएंगे। तो आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से आप जुड़ करके हमसे डेली नॉलेज अच्छा से प्राप्त कर सकते हैं, खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट जो करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग का स्वर किस पर निर्भर करता है? मेरे भाई, ध्वनि तरंग, देखो ध्वनि जो होता है यानी जो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि मेरा आवाज़ जो है, दैट मीन्स साउंड। ये साउंड देखिए, हमारे चारों तरफ क्या है? दीवार है। हमारे चारों तरफ दीवार है, तो हम जो बोलते हैं ये कहीं ना कहीं दीवारों से टकराता है। तो ये जो इसका तरंग है, जो तरंग है, जो वेव है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो क्वेश्चन है कि ये जो डिपेंड करता है ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाक से ना आप ऐसा कीजिए कि कमेंट में भी बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप करके। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तो ये होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अब देखिए, हम आपको बता देते हैं कि ओम जो है, ओम ये किसका एसआई मात्रक है? कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जबकि ये वोल्ट जो है, ये वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा में क्या होता है भाई? विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर, तो ये जो विभवांतर होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद है एक कूलाम। तो कूलाम आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि कूलाम जो है ये किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन किस कारण से होता है? अपवर्तन जो होता है ये किस कारण से होता है? तो अपवर्तन का अगर आप फॉर्मूला देखिएगा तो फॉर्मूला क्या कहता है अपवर्तन? कि प्रकाश किरणें आती है, एक सीधी रेखा में आती है और कोई चीजों से टकराती है, टकरा के वो सीधे नहीं जाकर के अपनी दिशा से मुड़ जाती है। तो देखो यहां पर चेंज क्या होगा? माध्यम बदल जाएगा, उसके बाद उसमें वेग में भी बदलाव होता है। यानी सीधा आप समझें, ये मान लीजिए कोई समतल सतह है और यहां से मान लीजिए प्रकाश आया, तो प्रकाश आया तो यहां पर एक अभिलंब आएगा, अभिलंब आएगा, तो ये प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन जैसे इस चीजों से टकराएगा, इनसे टकराएगा, टकरा करके क्या होगा? मुड़ जाएगा। तो मुड़ेगा तो माध्यम के बदलने पर उसका वेग भी बदल जाएगा। वेग कैसे बदलेगा? कि मान लीजिए प्रकाश आया, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, सबको पता
है। ठीक है, बताइएगा कमेंट में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। लेकिन यहां पर देखिए कि वेग जो है, वेग जैसे इसका माध्यम ये है, तो माध्यम एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम में वो जाएगा तो उसका वेग में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि कोई निर्वात से प्रकाश आ रहा है और वह पानी में जा रहा है या फिर कांच में प्रवेश कर रहा है, तो बताइए उसका वेग घटेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसका वेग भी घटेगा या वेग बढ़ेगा। यानी कि जो प्रकाश आएगा यहां तक तो एक चाल से आएगा, लेकिन जैसे दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका माध्यम भी चेंज हो जाएगा, उसका वेग भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है आप लोग को? ऑब्जेक्टिव है लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं थोड़ा सा आपको समझाने का। ठीक है, उसके बाद समझ के भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे प्राप्त की जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किससे प्राप्त किया जाता है? हम अपने क्या कहते हैं, मतलब इसको हम सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ाएं बच्चों लोग को, जो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है इसमें। तो इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इस प्रकार का कुछ नॉर्थ होता है। हम थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो नॉर्थ और साउथ जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये डिपेंड किस पर करता है? ये किससे प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा, ये आयरन जो है, आयरन फिलिंग्स है, ये आयरन फिलिंग्स से प्राप्त किया जा सकता है। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? ओम के नियम में क्या क्या लगता है बताइए, क्या लगता है? तो मैं बता देता हूं आपको, इसमें भी का प्रयोग होता है, इसमें आई का प्रयोग होता है, इसमें आर का प्रयोग होता है। यानी फॉर्मूला जो होता है वो होता है भी बराबर आई आर, या फिर आप कह सकते हैं भी बटे आर बराबर आई। इसको कई रूप में आप चेंज कर सकते हैं, अगर जानते होंगे इसको तो इसको कई रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया खत्म। चलिए अगला करते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम कहां होती है? यहां पर लोग कंफ्यूज कर जाएगा। कंफ्यूज क्यों कर जाएगा? यहां पर देखेगा अनिर्बात में लगा के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ध्वनि की चाल हमेशा जो है सबसे अधिकतम कहां होता है? ठोस में। यानी जितनी ठोस होगा वहां पर ध्वनि उतनी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है ये ठोस में। आप हवा में बोलिएगा देखते हैं उसका चाल जो है बहुत कम होता है, लेकिन ठोस में इसका चाल जो है बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ए। जबकि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में। कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन है, जूल है, ओम है, मैक्सवेल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ये जूल महाशय ने दिया था। ठीक है, ये जूल महाशय ने दिया था। और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो किसका मतलब मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष ये किसका है? ये है दूरी का। किसका है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का जो है सूत्र क्या होता है? पहले विद्युत जो शक्ति होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? उसका एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। जबकि विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो P बराबर VI होता है। यहाँ पर उत्तर भी आपको मिल गया है, P बराबर VI होता है। ठीक है, V क्या है और I क्या है कमेंट में जल्दी से ना बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला, लेंस का उपयोग किस में होता है? बताइए, लेंस का उपयोग दर्पण में होता है, कैमरा में होता है, बल्ब में होता है, स्टॉप में होता है? बताइएगा लेंस का उपयोग किस में होता है? लेंस का जो उपयोग होता है मेरे भाई वो कैमरा में किया जाता है। ठीक है, जिस कैमरा में अभी हम पढ़ा रहे हैं इसी कैमरा में लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए वैसे बहुत सारे कैमरा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे, आवर्धन। आवर्धन को क्या? मैग्निफिकेशन किसका अनुपात है? तो बताइएगा एम बराबर क्या होता है? आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। एम बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। आगे जो है
आगे है धारा का मापक यंत्र, यानी कि धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस, सॉरी यहाँ रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस है। तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाता है एमीटर। एमीटर होता है, ठीक है, जो धारा को मापता है। जो धारा होता है ना, करंट, करंट, ये देखो ये करंट है, हम कोई श्रेणी बना देते हैं, ये श्रेणी है। ये जो श्रेणियां हैं इसमें जो धारा का मापन, श्रेणी कई प्रकार का होता है बताइएगा? श्रेणी कई प्रकार का होता है? श्रेणी कई प्रकार का होता है? श्रेणी होता है दो प्रकार का। एक होता है समांतर श्रेणी और एक होता है क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम श्रेणी, ठीक है। एक समांतर श्रेणी, एक श्रेणी क्रम श्रेणी, तो दो प्रकार का श्रेणी होता है। तो देख लीजिएगा आप लोग का जो है, मापते हैं किसको? धारा को। यहां से जब धारा जाता है, बहता है धारा, तो ये जो होता है भाई एमीटर में इसको मापा जाता है, ठीक है। ये हम ओम के नियम में पढ़ा दिए हैं और पढ़ लेंगे आगे भी, ठीक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो विद्युत विभवांतर, जैसे विभवांतर आ जाए, जैसे विभवांतर आ जाए भाई लगा दो एम्पियर। क्या लगा दो? एम्पियर। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? सॉरी, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट होगा, ठीक है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होगा वो होगा एम्पियर। विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होगा वो एम्पियर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पियर। जबकि ये जो है ओम, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा, वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होगा, और वाट ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ओम हो गया प्रतिरोध और वोल्ट हो गया विभवांतर, एम्पियर हो गया विद्युत धारा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रंगीन टीवी में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? जो आप देखते हैं घर में टीवी, रंगीन टीवी जो देखते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? अपवर्तन का, परावर्तन का, संवेग का या फिर प्रकाश के संश्लेषण का? तो मैं बता दूं, जो आप रंगीन टीवी देखते हैं तो रंगीन टीवी में जो होता है ये परावर्तन का प्रयोग होता है। क्या होता है? परावर्तन का प्रयोग होता है। रंगीन टीवी में चीजों को जो बदल के दिखाता है वो परावर्तन का एक कारण है, ठीक है। अगला जो है ये कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? यानी कि सीधा बताइए कि कौन सा दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर उत्तल है, अवतल है, समतल है, इनमें कोई नहीं है। तो देखो अवतल दर्पण जो होता है इनमें कहीं ना कहीं प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। कमेंट में बताइएगा कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्व जनित त्वरण लगभग कितना होता है? यानी कि लगभग में बोला एक अप्रोक्स कितना होता है? पृथ्वी का जो गुरुत्व जनित त्वरण है, पृथ्वी का जो त्वरण है वो कितना होता है? ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? स्क्वायर। चलो मेरे भाई फटाफट एकदम लगाओ। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं। आगे ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता बताओ किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति पर, उसके बाद है आयाम पर, उसके बाद तरंग दैर्घ्य पर, वेग पर। बताओ तो ध्वनि की तीव्रता जो है यहाँ पर किस पर निर्भर करेगा? ये आयाम पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? ये आयाम पर निर्भर करेगा। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उष्मा संचरण का सबसे धीमा तरीका कौन सा है? उष्मा संचरण, जो उष्मा संचरण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसका सबसे धीमा संचरण जो है चालन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चालन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है। बताओ भाई बल्ब में किसके माध्यम से प्रकाश उत्पन्न होता है? नाभिकीय ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है या फिर रासायनिक ऊर्जा है? तो मैं बता देता हूं इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। क्योंकि विद्युत होगा तभी बल्ब जलेगा, विद्युत होगा तभी बल्ब जलेगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक का दक्षिण ध्रुव किसे आकर्षित करता है? जाहिर सी बात है, दक्षिण ध्रुव दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो बताइएगा ये किसको आकर्षित करेगा? नॉर्थ वाला साउथ को आकर्षित करेगा, साउथ वाला नॉर्थ को आकर्षित करेगा। बात समझ में आ रहा है?
नॉर्थ वाला साउथ को आकर्षित करेगा, साउथ वाला नॉर्थ को आकर्षित करेगा। तो चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। जब कोई चुंबक, देखो चुंबक जो होता है, ये चुंबक जो होता है वैसे लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं बता देता हूं कभी भी नॉर्थ नॉर्थ आकर्षित नहीं होगा, ये कभी संभव है ही नहीं। और कभी भी साउथ से साउथ आकर्षण नहीं होगा। ये क्या होगा, ये विकर्षण होगा, एक दूसरे को धकेलेगा। ठीक है ना, एक दूसरे को धकेलेगा, ये कभी सट नहीं सकता है। जबकि अगर नॉर्थ और साउथ रहेगा तो ये आकर्षण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। उसके बाद साउथ या नॉर्थ रहेगा, साउथ या नॉर्थ रहेगा, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव रहेगा, तो वो भी आकर्षण कर लेगा। लेकिन साउथ साउथ आकर्षण नहीं करेगा, वो विकर्षण करेगा, चीजों को मतलब ठेलेगा। आप भी अगर चुंबक देखे हैं तो चुंबक में अगर दोनों का साइज एक तरफ होता है तो वो जो है उसमें धक्का लगता है, उसमें खिंचाव नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा, ना कि दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा। हाँ, यहां पर रहता कि विकर्षित किसको करेगा, तो दक्षिण ध्रुव तब सही होता, दक्षिण ध्रुव को विकर्षित करता। बाकी ये सब तो दिखावे के लिए। ठीक है, चलिए आगे। फोकल लंबाई किस पर निर्भर करती है मेरे भाई? जब भी लंबाई निर्भर करेगा वो 3-4 बातों पर निर्भर करता है। पहला हो गया आपका माध्यम पर, कि माध्यम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। लेंस का आकार कैसा है उस पर डिपेंड करता है। वक्रता त्रिज्या कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और फोकस दूरी पर ये भी मतलब निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें सभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है बताइएगा? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। इसी को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। जैसे मैं इधर से धक्का मारूं, समझने वाला बात है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि ये देखो न्यूटन का तीसरा नियम मैं बताता हूं। जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे कोई आदमी पानी में तैर रहा है, जितना जोर से हम बल लगाएंगे, पानी में जो हम तैरते हैं जितना जोर से बल लगाएंगे उतने जोर से हमें आगे फेंकेगा। ठीक है, जैसे बंदूक का गोली हो गया, मतलब बंदूक का गोली जो वो भी कहीं ना कहीं जो है न्यूटन का थर्ड लॉ पर डिपेंड है। यानी कि उसमें जो बंदूक का गोली होता है जितने जोर से उसमें झटका लगता है उतने तेजी से हो जाता है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि न्यूटन का तीसरा गति का नियम का पालन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी किससे बनती है? अच्छा, इसका आंसर हम क्या दिए? इसका आंसर दिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, या शॉर्टकट लिखा गया प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। ये हो गया शॉर्टकट में, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। चलो आगे। बैटरी किससे बनती है? तो बैटरी किससे बनती है? 1 सेल से बनता है, 2 सेल से बनता है, 3 सेल से, केबल से, मोटर से, किससे बनता है बैटरी? तो बैटरी जो बनता है मेरे भाई, ये बैटरी बनता है किससे बनता है? 2 या 2 से अधिक सेल मिल करके बैटरी का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक सेल मिल करके क्या होता है? बैटरी का निर्माण करता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर जो है दर्पण का सूत्र है। अब ये दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र परीक्षा में आने का पूरी संभावना रह भी करता है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये हो गया भाई दर्पण का सूत्र। क्या हो गया? दर्पण का सूत्र। वही अगर हम लेंस का सूत्र की बात करें तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। या फिर इसी को लिखेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया लेंस सूत्र। ठीक है ना, ये हो गया लेंस सूत्र। नीचे वाला हो गया लेंस सूत्र, ऊपर वाला जो हो गया ये दर्पण सूत्र हो गया। याद रखिएगा 2 बात, दर्पण में हमेशा प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। इस बातों को ध्यान देने की जरूरत है, ना कि गलती करने की जरूरत है। ठीक है, चलो उसके बाद अगला, उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है मेरे भाई? उत्तल लेंस जो होता है ये किस प्रकार का लेंस होता है? देखिए, उत्तल, अपसारी, अभिसारी या पारदर्शी या अपारदर्शी। तो मैं बता देता हूं, जो उत्तल लेंस होता है ये होता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका कई रीजन है जो कि अभी अगर हम बताएंगे थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। अपसारी क्यों कहते हैं, अभिसारी क्यों कहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, ये कोई लेंस है, ये कोई लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। अपसारी उत्तल
क्या करता है चीजों को, यानी ध्यान से समझने की बात है। उत्तल लेंस जो है ये जब भी यानी ऐसे मान लीजिए ये एक पर्दा है, ठीक है, ये एक पर्दा है, ये एक पर्दा है। यहां से बहुत ज्यादा जो सीधी किरणें आएंगे, प्रकाश का सीधा जो किरणें आएंगे, ये किसी बिंदु पर एक तरह से जाकर समायोजित कर देगा, एक बिंदु पर जाकर के समायोजित कर देगा, इसीलिए उसको अभिसारी कहते हैं। उत्तल क्या करता है, किसी एक बिंदु पर जाकर के सारे किरणों को समायोजित कर देती है, इसीलिए उसको अभिसारी कहते हैं। अपसारी क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अपसारी, अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं, अवतल क्या करता है, जैसे जो है यहां पर आता है ना, ये जो इस मतलब ये पर्दा पर आया वो किरण, आने के बाद वो क्या करता है, ये जो है कई भागों में और मतलब दूर दूर तक चली जाती है, अपसारी हो जाता है। मतलब अपसारी मतलब फैल जाना, और अभिसारी मतलब सिकुड़ जाना। तो जो सिकुड़ता है अभिसारी, जो फैलता है अपसारी। ठीक है, बातों को समझ में आया होगा। तो उत्तल को हमेशा अभिसारी कहेंगे और अपतल को हमेशा अपसारी कहेंगे। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखने की जरूरत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य में ऊर्जा है वो कैसे है? वैसे हम लोग सूर्य को भगवान मानते हैं, कोई देखा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सूर्य में जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जो क्या होता है वहां पर, कैसी प्रक्रिया है, जो जलता है वहां से जो प्रकाश आता है, क्या कारण है? तो वहां पर है नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया होती है वहां पर? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कई छोटे छोटे तत्व आपस में मिल करके जो है एक बड़ा तत्व का यहाँ पर निर्माण कर रहा है, और यही बड़ा तत्व जो है मतलब हीट कर रहा है, वो बड़ा तत्व जल रहा है, जिससे हमें ऊर्जा मिल रहा है। कुछ ऐसा ही वैज्ञानिक स्रोत है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। 28, धारा किससे बहती है? धारा बहने का कारण क्या है? धारा कहाँ बहती है, किससे बहती है? धारा किससे बहती है बताइएगा। तो धारा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से या परमाणु से? तो मैं बता देता हूं कि जो धारा बहता है वो इलेक्ट्रॉन से होकर बहता है। हमेशा धारा किससे बहता है? इलेक्ट्रॉन से बहता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन तुम लोग जो है भाई बताओगे, कौन सी में? कमेंट में बताओगे। क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों का खोज किसने किया? कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का चुंबकत्व खत्म कैसे होता है? लोहा का चुंबक यानी कि लोहे में जो चुंबकत्व होता है, यानी कि लोहा में सभी चुंबक मतलब सभी लोहा में कहीं ना कहीं वो चुंबक का गुण होता है, वो खत्म होने का उसका क्या कारण है? जब उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, उसका चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। उसका चुंबक का गुण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसका चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, दर्पण में उल्टा और सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी कि कौन सा दर्पण में उल्टा और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो फटाक से ना जो है इसका आंसर फटाक से बताओ भाई कि क्या होगा इसका आंसर? समतल में है, उत्तल में है, अवतल में है? तो ये क्वेश्चन जो है क्या होगा इसका आंसर? अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? तो हमेशा उत्तल में बनता है। कहाँ बनता है? उत्तल में बनता है। उल्टा बनता है और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का एक उदाहरण दे दो। उत्तल दर्पण का एक उदाहरण दे दो। उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग किया जाता है? एक उदाहरण दे दो कमेंट में फटाक से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक। भाई अभी हमने बताया था जूल। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन था और 30 क्वेश्चन हम लेकर के आ पाए। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह 30 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो है आप देख करके अपना भी एनालिसिस कीजिए कि हमसे कितना बना, और इस चैनल को सपोर्ट करके अपने पास में रखिए और डेली आइए, डेली हमारे साथ जुड़ करके इसी तरह का वीडियो पाइए। मैं सिलेबस एकदम बहुत कंप्लीट तरीके से तैयार कराऊंगा। ये 3 महीना में हर सब्जेक्ट को एकदम तोड़ मड़ोड़ के देखेंगे कि क्या पूछ रहा है और कैसा क्वेश्चन आने की संभावना है। उस तरह से हम क्वेश्चन लेके आएंगे और सब्जेक्टिव को एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आपका तैयारी नहीं है आप हमारे साथ में जुड़िए, आपका कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।